तो इनकी मनोहर कहानी में ये लिखा हुआ है कि एक कोई रवि उप्पल हैं जो मेरे बेटे के ससुराल की तरफ से रिलेटिव हैं। इसमें लिखा गया है कि एक कोई चंद्रभूषण वर्मा है जो मेरे रिलेटिव हैं और वो उनकी मेरी सहायता से ये पूरा रैकेट चलाते हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा छत्तीसगढ़ में मुख्य लाइजनर के रूप में काम कर रहा था। वो सतीश चंद्राकर के साथ दुबई स्थित महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से हवाला के माध्यम से मोटी मासिक धनराशि प्राप्त कर रहा था और इसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय से राजनीतिक रूप से जुड़े नेताओं को संरक्षण के रूप में राशि वितरित की जा रही थी। विजया पाठक हैं और विजया पाठक ने इसमें एक कहानी लिखी है, सत्य कथा मनोहर कहानियां जैसी कहानी है इसमें। तो इनकी मनोहर कहानी में ये लिखा हुआ है कि एक कोई रवि उप्पल हैं जो मेरे बेटे के ससुराल की तरफ से रिलेटिव हैं। इसमें लिखा गया है कि एक कोई चंद्रभूषण वर्मा है जो मेरे रिलेटिव हैं और वो उनकी मेरी सहायता से ये पूरा रैकेट चलाते हैं, इस कहानी में लिखा हुआ है। तो एक पत्रकार के नाते आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि फिर मैंने इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। 21 दिसंबर 2022 को दुर्ग पुलिस अधीक्षक, आईजी पुलिस दुर्ग और डीजीपी तीनों को मैंने लिखित शिकायत दी है इस पत्रिका की कॉपी लगाकर कि ये पत्रिका उल जलूल कुछ भी लिख रही है जिसका कोई आधार नहीं है। पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पास बहुत सारे सबूत इस कहानी के हैं, तो इनको बुला के जांच की जाए और इसमें मेरी भूमिका की भी जांच की जाए। इसकी अंतिम पंक्ति मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं पुलिस की जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए को सहर्ष तैयार हूं और जब भी आवश्यक होगी मैं जांच टीम के सवालों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। यह दिसंबर 2022 को मैंने लिख के भेजा है पुलिस को। कल मैंने ईडी वालों को भी ये कॉपी दी कि ये मनोहर कहानी पढ़ के आप आए हैं। ये जो माननीय पत्रकार हैं इसके बारे में छत्तीसगढ़ में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, इनका क्या चरित्र है, इनकी क्या पत्रकारिता है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ मैं पर्याप्त कानूनी मुकदमे करने वाला हूं, पर्याप्त कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा और मैं बताता रहूंगा आपको कि मैं क्या कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। अब सवाल यह है कि इसका आधार अगर यही है तो इनको सबूत लेके आना चाहिए। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक मेरा रिलेटिव नहीं है, मुख्यमंत्री जी का रिलेटिव नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। मेरी एक बार मुलाकात हुई है 2.5 साल पहले और वो मैंने उनको बुलवाया था ये कहने के लिए कि मेरा नाम लेकर अगर तुम कहीं पर कुछ बात करते हो तो मैं तुमको नौकरी से भी हटवाऊंगा और जेल भी भिजवाऊंगा, मैं मुकदमा दायर करूंगा तुम्हारे खिलाफ। उसके बाद से मेरे दफ्तर में वो आया नहीं है। तो उसकी जो भी भूमिका इस सट्टेबाजी में है, महादेव ऐप में है, उसकी पहले जांच कर लेते, तहकीकात कर लेते, उसके बाद आते। तो ईडी तो इन दिनों इस तरह हो गई है कि कोई कहे कि आपका कान कौवा ले गया है तो कौवे के पीछे भागने लगेंगे। कान टटोल के देखने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कहीं और से संचालित होती है। छापे के दौरान जो बातें हमारी हुई हैं, जब गहने मिल गए, जब उसके बिल मिल गए तो उन्होंने फोन किया कि सर पूरे जो गहने हैं उसके पूरे के बिल हैं। तो कुछ उधर की आवाज तो मैं सुन नहीं सकता था, उधर की आवाज में कहा कि कुछ कहा होगा। उन्होंने कहा पर सर पूरे के बिल हैं, एक्स्ट्रा बिल भी हैं जिसके गहने अभी नहीं है पर ये दिखा देंगे बोल रहे हैं। अलग अलग जगह गिफ्ट में दिए हुए हैं या बहू के मायके में रखे हुए हैं। तो वहां से निर्देश जो आया उन्होंने जी सर जी सर जी सर कहा और कहा सर मैं इसको सीज करूंगा। तो जो जांच अधिकारी आपके आ रहा है, जो छापा डालने आ रहा है, वो दरअसल खुद ये फैसले नहीं ले रहा है। तो ये फैसले कहां हो रहे हैं, इसका आधार क्या है? या इस पत्रिका में छपी हुई कहानी है, या एक पुलिस वाले का बयान है, या एक गृह मंत्री का सपना है कि किसी तरह जो है इस सरकार में जो लोग भी इस कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी चुनाव के दृष्टि से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के इर्द काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण से लेकर चुनावी रणनीति तक काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को किसी न किसी तरह से
हाशिए पे डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, किनारे कर दिया जाए, या ये एक प्रधानमंत्री की तानाशाही है। एकदम परफेक्ट तानाशाह की तरह जो है वो काम करता है, जिसमें अपने सारे प्रतिद्वंदियों को रौंद दो, कुचल दो, मार दो, जेल में भर दो। विपक्ष नाम का कोई संस्था बचे ही मत, विपक्ष नाम की। इसके अलावा कोई चीज हो नहीं सकती। कोई भी जांच एजेंसी अगर कहीं कार्रवाई करने जाती है तो एक आधार लेकर जाती है। कल मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि क्या आधार है, बता दीजिए। इस मनोहर कहानी के अलावा, इस सत्य कथा के अलावा तथाकथित, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले ये हम आपको नहीं बता सकते। और क्यों करना चाहते हैं? आप सब जानकार समझदार पत्रकार हैं, आप जमीन पर रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं और आने वाले चुनाव में परिणाम क्या आने वाले हैं। इन चुनावों के परिणाम को जनता के वोट से बदलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अन्यान्य तरीकों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश क्या है? ये कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सभी लोगों को लपेट लिया जाए। राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, जेल में भर दिया जाए, या इतना डरा धमका दिया जाए कि वो चुपचाप घर पे बैठ जाएं। और सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की ये जांच करना चाहते हैं, सट्टेबाजी की जांच करना चाहते हैं। ये बहुत स्वागत योग्य का कदम है। छत्तीसगढ़ पुलिस भी जांच कर रही महादेव ऐप की, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। और पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस यूपी में जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो यूपी पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस पर कार्रवाई करती है कि ये सट्टेबाजों को मत पकड़ो। और सट्टेबाजी के खिलाफ आपकी भावना क्या है ये हम समझ रहे हैं। लूडो जैसे खेल को केंद्र सरकार के नियमों ने जुए में बदल दिया है, क्रिकेट के खेल को जुए में बदल दिया है, शतरंज को जुए में बदल रहे हैं। केंद्र सरकार के नियमों, जीएसटी लगा रहे हैं। लूडो पे सट्टा खेलोगे तो जीएसटी लगेगा। ये राज्य सरकार नहीं कर रही है, ये भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रधानमंत्री की सहमति से एक कानून बना है कि लूडो को सट्टा बनाओ और सट्टे पर जीएसटी लगाओ। तो जो लोग जुए पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, जो साधारण लूडो जैसे खेल को सट्टेबाजी में बदल रहे हैं, वो यहां पर आकर बता रहे हैं कि हम सट्टेबाजी की जांच करेंगे। ईडी ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें से कुछ चंद लाइनों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कोर्ट के सामने भी ईडी तथ्यों और सबूतों के साथ प्रस्तुत कर रही है। ईडी की जांच में पता चला है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा छत्तीसगढ़ में मुख्य लाइजनर के रूप में काम कर रहा था। वह सतीश चंद्राकर के साथ दुबई स्थित महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से हवाला के माध्यम से मोटी मासिक धनराशि प्राप्त कर रहा था और इसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय से राजनीतिक रूप से जुड़े नेताओं को संरक्षण के रूप में राशि वितरित की जा रही थी। ये ऑफिशियली प्रेस नोट में किसी डिपार्टमेंट ने जारी किया है, कोर्ट में प्रस्तुत किया है। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं उद्धृत करना चाहूंगा, मई 2022 में जो फरियाद दर्ज हुई उसके बाद और पैसा देने की प्रक्रिया को इसके द्वारा, इस एएसआई के द्वारा और बढ़ाया गया, ताकि उनको डराया धमकाया गया और पैसे इकट्ठे करने की प्रक्रिया को और गति दी गई। ईडी की जांच से साफ हुआ है कि हालांकि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा पुलिस हायरार्की में बहुत वरिष्ठ अधिकारी नहीं था, लेकिन विनोद वर्मा जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं, के साथ अपने संबंधियों और रवि उत्पल द्वारा भेजे गए रिश्वत से प्राप्त धन की मदद से वह वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहा। एएसआई वर्मा ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि वह कई शक्तिशाली लोगों को हर महीने बड़ी रिश्वत दे रहा था। एएसआई वर्मा ने स्वीकार किया है कि मई 2022 में पुलिस द्वारा की गई कुछ कार्रवाई के साथ रिश्वत का भुगतान बढ़ाया गया। मामलों को कम करने जैसे, जिसमें गैर जमानती अपराध को जमानती अपराध में बदलने जैसी चीजें भी शामिल है,
अभियोजन को स्थानीय सट्टेबाजों तक सीमित करने, जो स्थानीय छोटे मोहरे थे उन्हीं तक रोक दिया जाए कार्रवाई को और ऊपर के सरगना तक न पहुंचने दिया जाए और भविष्य ये सब को करने के लिए रिश्वत को बढ़ाया गया। आरोपियों ने ईडी को पूछताछ में बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारियों को मासिक और नियमित आधार पर भारी रिश्वत पहुंचाई गई। ये बात प्रेस नोट में और कोर्ट की चार्जशीट में स्वीकार किया गया है, जो कि बहुत गंभीर आरोप है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव ऐप में जैसा कि मैंने कहा 50 लाख यूजर्स लगभग जुड़े हुए थे। इसने 2020 में 1000 करोड़ रुपए के रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया। किस लेवल पे अमाउंट इकट्ठा कर रहे थे इसको समझा जा सकता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट या आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत क्राइम का एस्पेक्ट तो है ही, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है जहां गेमिंग प्रतिबंधित है, वहां पर इनका हेडक्वार्टर चलता था। दुबई में हेडक्वार्टर एक मुस्लिम कंट्री में चल रहा था और इसमें डी कंपनी से भी लिंक होने की बातें कई सूत्रों के माध्यम से पता चल रही हैं। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रति माह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानीय अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। इस पूरे प्रकरण में लगभग 20,000 अकाउंट खोले हुए थे। 50 लाख लोगों को इससे जोड़ा गया था, 20,000 अकाउंट जोड़े गए थे, 250 से अधिक सेल कंपनियां काम कर रही थी। ये सारा पूरा तंत्र, पूरा चैन किसी बड़े इंटरनेशनल माफिया के बिना संभव नहीं था। और जिस तरह से दुबई कनेक्शन सामने आया है और जिस तरह से बड़े इंटरनेशनल चैनल दिखाई दे रहा है, उससे टेरर फंडिंग की आशंकाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता। भूपेश बघेल जी के लिए गांधी परिवार को पैसा पहुंचाने का काम हो सकता है, लेकिन इसके तार डी कंपनी से या इसके तार दुबई से एक बड़े इंटरनेशनल माफिया तंत्र से जुड़े होने की बातें सामने आ रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि अगर ईडी ने अपने प्रेस नोट में, अपने चार्जशीट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, अखबारों के विज्ञापनों में महादेव ऐप आता रहा, तब पुलिस ने कुछ नहीं किया, कुछ चंद दिखाने भर के लिए कुछ एक दो एक्शन हल्का फुल्का किए और उसमें भी ईडी के प्रेस नोट से, उसकी जांच से स्पष्ट होता है कि वो जैसे ही कार्रवाई कर करके पैसे को बढ़ाते गए, इस तरह का काम ये करते गए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े लोगों के, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिस तरह चार्जशीट में नाम आया है, जरा भी नैतिकता अगर बची हुई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।